नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये क्लासेस चल रही हैं और ये इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ब्रह्मांड की बात करना प्रारंभ किया था और ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें जान ली थी। आज ब्रह्मांड के उसी भाग को हम आगे बढ़ाएंगे और ये ब्रह्मांड के बारे में हमारा दूसरा लेक्चर होगा। यूनिवर्स का हमारा ये पार्ट 2 वाला लेक्चर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, मिल जाएंगी तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अब है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस, और इसके अलावा इसमें एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। तो 1 साल का जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो 7,000 रुपये का है और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8,400 रुपये का है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं यहाँ पर डिस्काउंट कोड SG लाइव, तो जैसे ही आप SG लाइव कोड का यूज़ करोगे आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% का ये जो डिस्काउंट आपको मिलेगा तो 7,000 का यही कोर्स आपको 6300 में मिलेगा। और अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है तो 2 साल का कोर्स आपको 7560 रुपये में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 साल और 1 साल के कोर्स में 1,000 का आसपास का अंतर आ रहा है, 1260 रुपये के आसपास का अंतर है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए, ओके। और 2 साल के लिए एक कोर्स रहा। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक की, ब्रह्मांड। तो हम यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने परिभाषा को डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था कि विश्व में जो कुछ भी है, एक छोटे से परमाणु या से लेकर के अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाएं, सब कुछ क्या है तो सब कुछ ब्रह्मांड है। एवरीथिंग इज यूनिवर्स। जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी चीजें ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हजारों ग्रह हैं, हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, तारों का समूह आकाश गंगा है, आकाश गंगाओं का समूह सुपर क्लस्टर है। ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर हैं। तो बहुत सारे तारे, बहुत सारे आकाश गंगाएं, धूल के कण, पिंड, बहुत सारे आकाशीय पिंड मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और हम भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। क्लियर? तो यूनिवर्स है, परिभाषा हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयां, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हमने डिस्कस किया था पारसेक के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, और इसमें हमने डिस्कस किया था लाइट ईयर के बारे में। सबसे छोटी इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद लाइट ईयर और उसके बाद पारसेक। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती थी। क्लियर? हमने लाइट दूरी मापने की इकाइयां डिस्कस की। फिर हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को समझा। इसमें पहले हमने कुछ संकल्पनाएं पढ़ी कि क्या संकल्पनाएं दी गई। तो हमने टॉलमी की संकल्पना पढ़ी। टॉलमी ने कौन सी संकल्पना दी थी? जियोसेंट्रिक, मतलब भू केंद्रित अवधारणा। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। टॉलमी के बाद वराहमिहिर थे, तो वराहमिहिर ने बता दिया था कि देखिए पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और उसका चक्कर पृथ्वी और दूसरे ग्रह लगाते हैं। फिर आखिरी में कौन आए थे? कॉपरनिकस आए थे। कॉपरनिकस ने भी यही बात कही थी कि हमारा सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर पृथ्वी और दूसरे ग्रह घूमते हैं। और कॉपरनिकस की अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा हमने बोला था। ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? इसी में हमने एडविन हबल की बात भी कर ली थी कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जो आकाश गंगाएं हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो ब्रह्मांड है उसका आकार लगातार बढ़ रहा है, जो यूनिवर्स है वो दिन प्रतिदिन एक्सपांड कर रहा है। ये बात भी बताई थी एडविन हबल ने, ये हमने डिस्कस किया था। क्लियर? इसके बाद हमने कुछ सिद्धांतों की बात की थी, हमने कुछ थ्योरीज की बात की थी। ठीक है, अगले बार से मैं इंग्लिश और हिंदी बाजू में लिख दूंगा कुछ चीज़ों के। पिछले लेक्चर में डाउट हुआ था, इसमें भी होगा, पर अगले लेक्चर से जितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनको इशू नहीं जाएगा। ओके, तो इसके बाद फिर अगला था थ्योरी, सिद्धांत की बात हुई थी कि सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। थ्योरी, तो थ्योरी में हमने 3 थ्योरीज की बात की थी। एक हमने दोलन सिद्धांत की बात की थी, दूसरा हमने महाविस्फोट सिद्धांत की बात की थी। तो इन सिद्धांतों
को हमने डिस्कस किया था। ओके, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी थी, एक बिग बैंग थ्योरी थी, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो सबसे इंपॉर्टेंट थी बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटियर, बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा उसे प्रपोज किया गया था। और इसमें हमने क्या देखा था कि आज से 13.7 अरब पहले ब्रह्मांड नहीं था। पूरा के पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड का पूरा द्रव्यमान, all the energy of universe and the mass was captured in a very tiny particle size, the atom, एक बिल्कुल परमाणु जितने छोटे से बिंदु आकार में सब कुछ केंद्रित था। पर 13.7 साल पहले उसमें एक महाविस्फोट हुआ, एक बिग बैंग हुआ, उससे फिर एटम्स बने, एटम्स से हाइड्रोजन हीलियम बनी, हाइड्रोजन हीलियम के बीच में फिर प्रतिक्रियाएं हुई, उससे बादल बने, बादलों से फिर तारे बने, तारों से फिर आपकी आकाशगंगाएं बनी, उन्हीं तारों से निकल करके आपके ग्रह, उपग्रह, धूलकण, ये सारी चीज़ें बनी। तो ऐसे यूनिवर्स का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। यहाँ तक हम चीज़ों को समझ चुके थे। अब आज की क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हिग्स बोसान। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? हिग्स बोसान के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसके बाद हम सर्न की बात करेंगे, जो प्रयोगशाला है जहां पर हिग्स बोसान के लिए प्रयोग किया गया था, उस प्रयोगशाला की हम बात करेंगे जो कि जेनेवा में है। क्लियर? इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे गैलेक्सी के बारे में, आकाशगंगा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, ये सारी बातें हम आकाशगंगा के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेबुला के बारे में। एमपीपीएससी मेंस में प्रश्न आ चुका है नेबुला से रिलेटेड। नेबुला के बाद हम बात करेंगे तारों की, स्टार्स की बात करेंगे। स्टार के बाद आखिरी टॉपिक हमारा होगा ब्लैक होल। तो आज हमें कितने टॉपिक डिस्कस करना है? एक तो हमें हिग्स बोसान की चर्चा करनी है, दूसरा हमें सर्न की बात करनी है, तीसरा हमें गैलेक्सी की बात करनी है, चौथा हमें नेबुला की बात करनी है, तारों की बात करनी है और ब्लैक होल की बात करनी है। इतने टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है। उसके बाद अगली क्लास में सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बस 1 मिनट का समय दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट? बस 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस। चलिए तो शुरू करते हैं और बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिग्स बोसान के बारे में। पहला हमारा आज का टॉपिक क्या है? हिग्स बोसान है। पहले समझ लेते हैं चीज़ों को, फिर मैं आपको पीपीटी में इसके नोट्स दिखा दूंगा। तो देखिए, पहली बात तो इसको समझिए, ये क्या है। इसमें 2 लोगों का नाम है, एक हिग्स और एक बोसान। इसमें क्या नहीं, पहले और बेसिक पे चलते हैं, ये क्या है। तो ये इसे कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड का मौलिक कण है। इसे क्या कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड का मौलिक कण है। इसे फंडामेंटल, इसे क्या कहा जाता है? इसे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स इसे कहा जाता है। इसे ब्रह्मांड का मौलिक कण कहा जाता है। तो सर सवाल ये आता है कि मौलिक कण का अर्थ क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है। तो दोस्त, मौलिक कण का अर्थ होता है कि उससे छोटा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है और उस कण को तोड़ा नहीं जा सकता, वो सब कुछ है। बस वो पहला कण था, उसी कण से मिलके दुनिया भर के सारे कण बने हुए हैं। जैसा कि अभी हम अब तक हम क्या जानते हैं? अब तक हम ये जानते हैं कि भैया एक हमारे पास पदार्थ है, ठीक है, एक मैटर है, मैटर में बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इन अणुओं को भी ब्रेक करेंगे तो भैया हमें इसमें परमाणु मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। इस परमाणु को ब्रेक डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। और कई बार कहा जाता है कि प्रोटॉन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको क्वार्क्स वगैरह मिलेंगे, क्वार्क्स वगैरह आपको मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी
इसके बाद भी एक तत्व है जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते हैं, जिसको अब तक हम प्रूफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन दो वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स जो कि ब्रिटेन के थे, और दूसरे भारत के बोस। भारत के कौन थे? बोस। क्लियर। एक पीटर हिग्स नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1964 में 1964 में एक थ्योरी प्रपोज की। 1964 में उन्होंने एक सिद्धांत रखा और उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी हम उस मौलिक तत्व का पता नहीं लगा पाए हैं, अभी भी हम उस फंडामेंटल पार्टिकल का पता नहीं लगा पाए हैं जिससे मिलकर के इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिसके बनने से इस पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। तो चूंकि यह सिद्धांत किसने दिया? हिग्स ने दिया। लेकिन हिग्स ने यह थ्योरी भारत के जो वैज्ञानिक थे बोस, उनके आधार पर दी थी। तो भारत के वैज्ञानिक बोस का बोसान कर दिया और हिग्स तो थे ही। तो इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? हिग्स बोसान। कई बार इसी पार्टिकल को क्या कह दिया जाता है? कई बार इसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? कई बार इसी कण को गॉड पार्टिकल भी कह दिया जाता है। इसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तक कहानी क्या समझ में आई दोस्त? हमें अब तक हमें यह समझ आया कि जो हिग्स बोसान है वो क्या है। तो हिग्स बोसान इस ब्रह्मांड का मौलिक तत्व है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स है। ठीक है, उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो सब कुछ है, उसी से मिलकर के पूरे तत्व बने हुए हैं। दूसरी बात, इसका नाम हिग्स बोसान क्यों है? इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और भारत के बोस ने मिलकर के इस थ्योरी को प्रपोज किया था। बोस ने एक सिद्धांत दिया था, उसको बेटर करके हिग्स ने प्रस्तुत किया था। तो पीटर हिग्स और बोस के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? हिग्स बोसान रखा गया है। और इसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कह दिया जाता है, इसी तत्व को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेसिक चीज अभी हमको पता पड़ी। ओके, अब क्या हुआ? 1964 में ये थ्योरी प्रस्तुत की, ये सिर्फ एक कंसेप्ट दिया, एक अवधारणा दी। पर अब वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो वैज्ञानिक इन्हीं कंसेप्ट पर रिसर्च करते हैं। जैसे बहुत साल पहले आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर इज समथिंग लाइक ब्लैक होल, ब्रह्मांड में ब्लैक होल जैसी कोई चीज है। लेकिन बाद में जब फर्दर रिसर्च की गई, स्टीफन हॉकिंस ने बहुत सारी रिसर्च की, तब हमको पता पड़ा कि सच में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो पहले हमेशा एक थ्योरी दी जाती है, फिर उसके लिए क्या होती है? रिसर्च होती है। तो देखिए, इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट की जांच करने के लिए, इस अवधारणा की जांच करने के लिए कि सच में हिग्स बोसान है या नहीं, एक प्रयोग किया गया। और ये प्रयोग किया गया सर्न प्रयोगशाला में। सर्न क्या है? तो सर्न एक प्रयोगशाला है यूरोप की एक प्रयोगशाला है सर्न। तो सर्न में एक प्रयोग किया गया, 2010 में ये प्रयोग स्टार्ट हुआ। यूरोप में जेनेवा में एक प्रयोगशाला है, जिसका नाम है सर्न। ओके, यूरोपीय सेंटर फॉर रिसर्च करके एक काउंसिल है। तो वहां पर इस प्रयोग को किया गया कि सर्न में यह पता लगाने का प्रयोग किया गया क्या सच में गॉड पार्टिकल है या नहीं। 2 साल तक ये रिसर्च हुई, और ये रिसर्च जिससे हुई थी उस मशीन को कहा गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC। क्या कहा गया? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहा गया। जिस मशीन में इसका प्रयोग हुआ था उसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहा गया। 2 साल तक उस मशीन में प्रयोग चलता रहा और 2012 में अंततः हमको परिणाम मिला। लेकिन 2012 में जो तत्व हमको मिला वो एक्चुअली में गॉड पार्टिकल नहीं था। अभी भी हम उस तत्व तक नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब अभी भी उस तत्व का पता नहीं लगा पाए हैं कि वो मौलिक तत्व क्या है जिससे ब्रह्मांड बना है। एक बार मैं पूरी कहानी आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूं, बहुत आसानी से। देखिए, पीटर हिग्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1964 में एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है उसमें एक बहुत छोटा सा कण है, और वो ब्रह्मांड के मौलिक कण का सिद्धांत दिया। उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स का सिद्धांत दिया। ठीक है, ब्रह्मांड
के मौलिक कण का उन्होंने सिद्धांत दिया। अब इस बात का पता लगाने के लिए यूरोप में एक प्रयोगशाला है सर्न। कौन सी प्रयोगशाला है? सर्न नाम की प्रयोगशाला है जो कि यूरोप में जेनेवा में है। वहां पर एक मशीन बनाई गई। कौन सी मशीन बनाई गई? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। कौन सी मशीन बनाई गई? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो इस मशीन में क्या किया गया सर? इस मशीन में यह किया गया दोस्त कि जो प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों की टक्कर कराएगी, प्रोटॉनों को एक दूसरे से टक्कर कराएगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको किसी पत्थर के टुकड़े करने हैं तो आप उस पत्थर को दूसरे पत्थर से मारेंगे तो वो टूट करके अलग हो जाएगा। आप कहोगे सर हथौड़े से मार दो, बिल्कुल सही बात है, तब भी अलग हो जाएगा। लेकिन हथौड़ा कहां से लाओगे प्रोटॉन को तोड़ने के लिए? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की प्रोटॉन से टक्कर करवाई और ये देखा कि हम इतनी स्पीड पे प्रोटॉन को प्रोटॉन से टक्कर करवाते हैं कि ये प्रोटॉन टूट जाए। प्रोटॉन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो वो तोड़ने के लिए कौन सी मशीन बनाई गई? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की मशीन बनाई गई। इस मशीन में 2010 में यह प्रयोग आरंभ किया, जब वो इंडिया टीवी वाले फालतू हरकतें फैलाते थे कि धरती खत्म होने वाली है करके। ठीक है, तो 2010 में यह प्रयोग स्टार्ट हुआ और अंततः 2012 में इसका एक परिणाम मिला और इनको एक तत्व की प्राप्ति हुई। लेकिन वो भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं था। मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन तो टूटा, प्रोटॉन टूटा, लेकिन प्रोटॉन टूट करके जो तत्व हमको मिला वो और भी अभी तोड़ा जा सकता है। मतलब यह हुआ कि अब भी हम हिग्स बोसान या फिर गॉड पार्टिकल की खोज नहीं कर पाए। वापस से ये प्रयोग होना है, अब इस तत्व को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, फिर शायद हमको गॉड पार्टिकल मिल जाए, फिर शायद हमको हिग्स बोसान मिल जाए। समझ में आई बात? तो ये पूरी कहानी है दोस्त हिग्स बोसान की, ये कहानी है सर्न प्रयोगशाला की, ये कहानी है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, और इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट और ये फैक्ट निकल के आते हैं। अब कुछ बेसिक फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। तो यही जो चीज मैंने आपको बताई ना कि प्रोटॉन से प्रोटॉन कैसे ये हुआ सब कुछ, तो ये एक इमेज के थ्रू आप देख लीजिए तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये हमारे पास अणु है। ये क्या है साहब? ये एक अणु है। अणु ये क्या है? तो ये एक अणु है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो अणु को आप किस में तोड़ सकते हैं? अणु को आप परमाणु में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? अब परमाणु का ये केंद्रक है, ये परमाणु का केंद्र है और आजू बाजू आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। आजू बाजू क्या दिख रहे हैं? ये आजू बाजू आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्र है, ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम केंद्र बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हमने प्रोटॉन ले लिया। ये एक प्रोटॉन है, जो लाल कलर वाला आपको दिख रहा है, ये एक प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे क्वार्क्स होते हैं, ग्लूकॉन्स होते हैं। फिर हमने क्या किया? बहुत सारे प्रोटॉनों को लिया और प्रोटॉनों की एक दूसरे से टक्कर करवाई। एक प्रोटॉन की दूसरे प्रोटॉन के साथ हमने क्या करवाई? टक्कर करवाई। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये देखिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ये सब कुछ हुआ। अब इनको 2 साल तक टकराने के बाद, 2 साल तक जब ये टक्कर हुई, उसके बाद हमको एक ये पार्टिकल मिला। हमको ये पार्टिकल मिला। ये वो कण नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, ये उससे मिलता जुलता एक तत्व है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। अणु से परमाणु में केंद्रक में प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन को टकरा करके हमें एक पार्टिकल मिला। इसे ही क्या कहा जाता है? हिग्स बोसान कहा जाता है। लेकिन अभी भी हमको हिग्स बोसान की तलाश है, अभी भी हमको हिग्स बोसान नाम का पार्टिकल नहीं मिला है। ओके, अब ये बातें समझ लीजिए पीपीटी के फॉर्म में। इससे पदार्थ निर्माण की आधारभूत इकाई माना जाता है। इट इज द फंडामेंटल, अगले बार मैं इंग्लिश भी कर दूंगा, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मैटर। ठीक है, दूसरी बात, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। अब एक इंसान थे लियोन लैंडरमैन, उसने इन्हें क्या कहा? गॉड पार्टिकल कहा। तो इसको ये जो नाम मिला गॉड पार्टिकल, ये किसके द्वारा दिया गया था? लियोन लैंडरमैन के द्वारा दिया गया था।
अगली बात, इस तत्व की खोज व ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर रिसर्च सर्न ने 2010 को जेनेवा में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2012 को हिग्स बोसान से मिलते जुलते एटॉमिक पार्टिकल की प्राप्ति हुई। ओके, अब सर्न के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, सर्न के बारे में पहला पॉइंट क्या है, यूरोपीय सेंटर फॉर रिसर्च। अब ये फ्रेंच भाषा में, इसलिए यहां पर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये कण भौतिकी पार्टिकल फिजिक्स हेतु विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो जो कण भौतिकी होता है, पार्टिकल फिजिक्स होता है, उसके लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लैब है। तीसरा पॉइंट, इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। और 2017 में जो भारत है इसका सहायक सदस्य बन गया था, इंडिया भी इसका मेंबर बन गया था। भारत इसका क्या बन गया था, सहायक सदस्य बन गया था। तो ये सर्न के बारे में जान लिया, हिग्स बोसान के बारे में जान लिया। तो दो टॉपिक हमारे कवर हो गए, एक हिग्स बोसान और एक सर्न। आई विश आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान चीज थी, चीजों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ते हुए पढ़ लीजिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी विद कंसेप्ट। कुछ छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि सर्न की स्थापना 1954 में हुई थी। ये कहाँ पर है, जेनेवा में है। ओके, इससे पहले इंडिया, क्या इंडिया इसका मेंबर है, आंसर करेंगे हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। 2017 में इसका मेंबर बना था। ओके, गॉड पार्टिकल शब्द किसने दिया, तो लैंडरमैन ने दिया। हिग्स बोसान में कौन से भारतीय शामिल थे, तो सत्येंद्र बोस इसमें शामिल थे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन यहां से निकल करके आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं, आकाशगंगा। अब बात करते हैं गैलेक्सी की। किसकी बात करते हैं, गैलेक्सी की। तो बहुत सिंपल सी एक परिभाषा हमने पढ़ी है और वही परिभाषा है कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा इस परिभाषा को इंप्रूव करते हैं, इसमें एक पॉइंट जोड़ दीजिए कि तारों का समूह प्लस बादल और धूल के कण, बादल और धूल के कण। तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा तारों, बादल और धूल के कणों का एक समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। मतलब आकाशगंगा एक ऐसा समूह है, ये मान लीजिए समूह है, तो इसमें असंख्य आपको तारे मिलेंगे, अरबों खरबों आपको तारे देखने के लिए मिलेंगे, तारों के अलावा बादल देखने के लिए मिलेंगे और आपको डस्ट पार्टिकल, धूल के कण देखने के लिए मिलेंगे। अब हर एक तारे का अपना एक मंडल होगा, जैसे हमारे यहाँ पर हम उसे सौर मंडल बोलते हैं, उसी तरह से हर एक तारों में अनंत ग्रह होंगे, अनंत उपग्रह होंगे, अनंत उसमें क्षुद्र ग्रह होंगे, अनंत उसमें धूमकेतु होंगे, अनंत उसमें उल्कापिंड होंगे। तो एक आकाशगंगा में सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसमें आपको क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल देखने के लिए मिलते हैं। तो आकाशगंगा क्या है, तारों का एक समूह है जिसमें बादल हैं और धूल के कण भी उपस्थित हैं। ओके, तो इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम यहाँ मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि पूरा ब्रह्मांड आपको क्लियर हो जाए। देखो, सबसे छोटा अगर हम उसको ऐसा लेंगे, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर होते हैं। सुपर क्लस्टर का अर्थ क्या हुआ सर, सुपर क्लस्टर का अर्थ हुआ आकाश गंगाओं के समूह। क्या होते हैं, आकाश गंगाओं के समूह होते हैं, आकाश गंगाओं के समूह। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। सुपर क्लस्टर के बाद आपको आकाश गंगा देखने के लिए मिलती है, गैलेक्सी देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है, गैलेक्सी देखने के लिए मिलती है। गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह, तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार। अच्छा, इसी को ना सुपर क्लस्टर को हिंदी में सरस्वती कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आकाशगंगा, तो तारों में क्या होता है, तो तारे क्या है, तारे
अब तारे आ जाएंगे, तारों के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रह मिलेंगे, और ग्रह के अलावा आपको उपग्रह मिलेंगे। ओके, ग्रह उपग्रह प्लस दूसरे आपको आकाशीय पिंड मिलेंगे, अन्य सेलेस्टियल बॉडीज आपको मिलेंगी, दूसरे आपको क्या मिलेंगे, आकाशीय पिंड मिलेंगे। तो ये होता है, ये हमारा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे सुपर क्लस्टर हैं, उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उसमें बहुत सारे तारे हैं, हर एक तारे में ग्रह हैं, ग्रह के अपने उपग्रह हैं, और दूसरे आकाशीय पिंड हैं, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि उल्का हो गया, आपका धूमकेतु हो गया, आपके क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये है हमारा ब्रह्मांड। तो आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा जो है वो तारों का समूह है। क्या है, तारों का समूह है। लेकिन तारों के अलावा आपको धूल के कण भी देखने के लिए मिलेंगे और बादल भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आकाश गंगा ऐसा विशाल पुंज है जिसमें असंख्य तारे समाहित हैं। इसमें एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, उतना डीप मत जाइए। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, लगभग, ये बस एक अनुमान है। और आकाश गंगा में आपको 98% जो हिस्सा है उसमें तारे दिखेंगे, और 2% हिस्सा गैस और धूल के कण और बादल बनाते हैं। 2% पार्ट कौन बनाता है, गैस और धूल के कण बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है या जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम क्या है दोस्त, तो उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है या दुग्ध मेखला है। और हमारी आकाश गंगा के निकट जो दूसरी आकाश गंगा है वो एंड्रोमेडा है, जिसको हम देवयानी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी, अगर ये हमारा सूर्य है तो हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और अगर ये एक तारा है तो निश्चित तौर पे ये आकाश गंगा का हिस्सा होगा, क्योंकि आकाश गंगा तारों का समूह कहलाती है। तो हमारा सूर्य किसका हिस्सा है, दुग्ध मेखला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दुग्ध मेखला का हिस्सा है। इसको इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे क्या पता पड़ता है, तो दूसरा पॉइंट हमें ये पता पड़ता है कि हमारी आकाश गंगा के पास में जो दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। क्या है, एंड्रोमेडा है। तो हमारी आकाश गंगा के पास जो दूसरी आकाश गंगा है उसमें भी अरबों तारे होंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारी आकाश गंगा है जिसमें अरबों तारे हैं, तो उससे पास में कौन सी आकाश गंगा है, एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। तो ये 2 प्रश्न छोटे छोटे आपको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब अगली अगर हम एक नोट यहां पर करें कि सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से काफी दूर स्थित है, और दुग्ध मेखला एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है, स्पिरियल शेप में है। अब यहां पर एक और शब्द आ गया कि दुग्ध मेखला एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो दुग्ध मेखला है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं हम कि दुग्ध मेखला एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये जो आकाश गंगाएं होती हैं, ये जो गैलेक्सीज होती हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, इनके अलग अलग आकार होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो आकाश गंगाओं के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है अनियमित आकाश गंगा, जो कि ब्रह्मांड में 3% अनियमित आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। दूसरी होती है दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल, ओके। और तीसरी होती है सर्पिलाकार, स्पाइरल। 80% आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, स्पाइरल देखने के लिए मिलेंगी, सर्पिलाकार देखने के लिए मिलेंगी। तो हमने क्या देखा कि जो आकाश गंगाएं हैं उन्हें 3 अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अनियमित आकाश गंगा। तो इसका अर्थ क्या, ऐसी आकाश गंगा जो किसी भी रूप में होती है, जैसे मान लो ये एक रूप हो गया, तो ये कोई रूप नहीं है, ये पता पड़ा ऐसे रूप में आ गई, ऐसे रूप में आ गई। तो ऐसी चीज जो इर्रेगुलर का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। तो ऐसी आकाश गंगा जिसका एक निश्चित आकार नहीं होता वो अनियमित आकाश गंगा कहलाती है, इर्रेगुलर गैलेक्सी कहलाती है। दूसरी आ गई दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार कुछ इस प्रकार की दिखेगी आपको, इस प्रकार की एक डिस्क के हिसाब से आपको दिखेगी, सीडी वगैरह होती है उसके हिसाब से दिखेगी। तो वो इस आकार में दिखाई देगी। जब आप दूर से देखेंगे तो तारे वगैरह इस तरह से अरेंज होंगे, उसमें इस तरह से अरेंज होंगे। और तीसरा हो गया सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार आपको इस तरह से दिखाई देगी,
इस तरह से दिखाई देगी। तो 3 अलग अलग प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। एक इर्रेगुलर होती है, इनका कोई शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में आ सकती हैं। दूसरा आपको दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल दिखेगी और तीसरा आपको सर्पिलाकार आकाशगंगा दिखेगी। एक डायग्राम की सहायता से इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये हमारी सर्पिलाकार आकाशगंगा है और जितनी भी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में पाई जाती हैं तो उसमें से 80% आकाश गंगाएं इसी प्रकार की हैं। 80% आकाश गंगाएं देखिए, आपको एक सर्पिलाकार दिखेगी। यहाँ पर हमारी आकाश गंगा भी कैसी आकाश गंगा है? एक सर्पिलाकार आकाश गंगा है। दूसरा इलिप्टिकल, तो देखिए इलिप्टिकल शेप दिखेगा, ये बीच में केंद्र है, केंद्र में नेबुला वगैरह पाए जाते हैं या धूल गैस के कण, यहाँ पर चीजों का निर्माण हो रहा है, स्टार खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, याद होता है, ठीक है। ये इलिप्टिकल है। और ये देखिए इर्रेगुलर, इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, ये अनियमित आकाश गंगा है। तो आकाश गंगाओं के 3 प्रकार होते हैं, एक इर्रेगुलर, एक इलिप्टिकल और एक स्पाइरल। हमारी जो आकाश गंगा है वो स्पाइरल आकाश गंगा है, सर्पिलाकार आकाश गंगा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये हमारी आकाश गंगा केंद्र है और सूर्य यहाँ कहीं है, तो हम इतनी दूर हैं अपने केंद्र से, इतनी दूर हम यहाँ पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? तो एक बार समराइज करते हैं चीजों को और फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर आकाश गंगा की बात की, हमने गैलेक्सी की बात की, हमने देखा कि आकाश गंगा क्या होती है? तारों का समूह होती है। क्या होती है? तारों का समूह होती है, ग्रुप ऑफ स्टार होती है। ये बात हमने डिस्कस की। क्लियर? कि आकाश गंगा क्या है? तारों का समूह है। आकाश गंगा में क्या क्या पाया जाता है? तो साहब तारे पाए जाते हैं, ओके, गैसें पाई जाती हैं, बादल पाए जाते हैं और धूल के कण पाए जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर स्टार्स मिलते हैं, गैसेस मिलती हैं और डस्ट पार्टिकल आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारी आकाश गंगा में, हमारी गैलेक्सी में। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? इसके बाद हमने अगला पार्ट क्या डिस्कस किया कि जो आकाश गंगा है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आकाश गंगा होती है। एक इर्रेगुलर होती है, अनियमित आकाश गंगा होती है, दूसरा एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार वाली होती है और तीसरा स्पाइरल सर्पिलाकार। इतनी बातें डिस्कस कर ली। फिर हमने अगली बात ये जानी कि जो हमारी आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और ये किस प्रकार की आकाश गंगा है? तो ये एक सर्पिलाकार की आकाश गंगा है, ये एक स्पाइरल शेप की आकाश गंगा है। और ब्रह्मांड की 80% जो आकाश गंगाएं हैं वो सर्पिलाकार होती हैं। तो इतने पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो एक और टॉपिक हमारा खत्म हो गया और ये टॉपिक क्या था? ये था आकाश गंगाओं के बारे में। ये टॉपिक किसके बारे में था? तो ये टॉपिक था हमारी गैलेक्सीज के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है नेबुला। अगला टॉपिक कौन सा है? तो अगला टॉपिक है नेबुला। ओके, तो नेबुला क्या होता है? अब नेबुला को हमें समझना है। तो बेसिकली नेबुला क्या है? यह अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल के कणों से मिलकर के बना है। A nebula is a giant cloud of dust and gas in the space. नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में देखिए भैया, अंतरिक्ष में गैस और धूल कणों का, सिंपल परिभाषा, बिल्कुल सिंपल, गैस और धूल कणों का एक बहुत बड़ा जायंट क्लाउड है। क्या है? बहुत बड़ा बादल है। क्या है? बहुत बड़ा बादल है। तो बहुत आसान परिभाषा थी, 3 नंबर आपको इस परिभाषा में मिल जाते कि नेबुला क्या होता है। तो नेबुला हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में एक बादल है। किसका बादल? एक ऐसा बादल जिसमें बहुत सारी गैसें हैं और जिसमें बहुत सारे क्या है? धूल के कण हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही आसान है। नेबुला क्या है? नेबुला हमारे यूनिवर्स में गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना एक बहुत बड़ा बादल है। क्या है? एक बहुत बड़ा बादल है। तो नेबुला गैस और धूल कणों से निर्मित एक बहुत बड़ा बादल होता है। अब
चूंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, यहाँ पर बहुत सारे धूल के कण हैं, तो वो आपस में टकराते रहते हैं, तो यहाँ पर लाइट जनरेट होती है, जिस कारण से हमें ये बहुत ज़्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है, जिस कारण से हमें क्या दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करता है। तो इसमें हमेशा बहुत लाइट निकलती है। अब एक नेबुला का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, ऐसा नेबुला जिसे हम देख पाते हैं, ओरियन नेबुला, जो हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है, वो कौन सा नेबुला है, ओरियन नेबुला है। तो क्लियर, तो देख लेते हैं एक बार। अगला पॉइंट यही है, ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, माफ कीजिए गलत हो गया था वो, हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, गैसों का बादल है, बादल कह सकते हैं आप इसे। ओके, अब ये इसकी इमेज है, ये देखिए, ये नेबुला की इमेज है। किसकी इमेज है, नेबुला की इमेज है। इस प्रकार का दिखाई देता है नेबुला, इस तरह का नेबुला होता है भैया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये नेबुला होता है। तो ये नेबुला की परिभाषा होती है। तो नेबुला क्या है, नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल कणों के बादल को क्या कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि गैलीलियो ने, यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ अलग से, गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया था। बस एक फैक्ट याद रखिएगा कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। बाकी इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एक और टॉपिक हमारा खत्म हो गया, नेबुला। हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, हिग्स बोसान पढ़ लिया, हमने CERN के बारे में बात कर ली, हमने आकाशगंगा के बारे में बात कर ली, और हमने नेबुला के बारे में बात कर ली। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आने वाले हैं, तारे। तारों को पढ़ने से पहले, स्टार को स्टडी करने से पहले हमें कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं समझनी पड़ेंगी, हमें न्यूक्लियर एक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो, तारों को पढ़ने से पहले, स्टार की स्टडी करने से पहले 2 चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। एक तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट की जानकारी होना चाहिए, और दूसरा आपको नाभिकीय क्रियाओं की जानकारी होना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 2 प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, 2 प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। एक होती है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरी होती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक क्या होती है, एक होती है भैया नाभिकीय विखंडन, और एक क्या होती है नाभिकीय संलयन। अब दोनों चीजों को ध्यान से समझिए। देखो, हिंदी में इसको याद रखना बहुत आसान है। विखंडन, ये शब्द ही क्लियर हो रहा है, विखंडन, और इंग्लिश में क्या है, फिजन। इंग्लिश में क्या है साहब, फिजन। ओके, तो विखंडन का अर्थ क्या होता है, विखंडन का विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। इसमें क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया में एक परमाणु आपने लिया, एक एटम आपने लिया, और इस एटम को 2 अलग अलग भागों में आपने तोड़ दिया। एक अणु लिया और एक अणु को आपने क्या किया, 2 अलग अलग भागों में तोड़ दिया, ये फिजन हो गया। एक एटम लिया आपने, स्प्लिट्स अ लार्ज एटम इनटू द 2 और मोर वंस, एक एटम को आपने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। और संलयन क्या होता है, तो संलयन की क्रिया में आप क्या करते हैं, 2 अलग अलग एटम लेते हैं, और इतनी एनर्जी उसमें होती है कि 2 अलग अलग एटम को एक एटम बना देते हैं। समझ रहे हैं बात को, यहां पर आपने एक एटम लिया, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो जब आपने तोड़ा तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, विखंडन नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने फिजन कह दिया। तो और जब आपने जोड़ा, तो जोड़ने को संलयन होना कहते हैं, संलयन। तो जब आपने 2 अलग अलग एटम को जोड़ दिया, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, इसे हमने संलयन नाम दे दिया, इसे हमने फ्यूजन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इसे हमने संलयन नाम दे दिया, इसे हमने फ्यूजन नाम दे दिया। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझिए। देखो, अभी हमारे यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा बनती है, अभी हमारे यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा बनती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जिसके कुडनकुलम वगैरह में प्लांट हैं, तो उन सभी में जो तकनीक यूज होती है वो नाभिकीय विखंडन की तकनीक है। कौन सी तकनीक है, वो जो तकनीक अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाभिकीय विखंडन की तकनीक है। अब तक जो इतने भी पावर प्लांट दुनिया में लगे हैं, उन प्लांट्स में हम नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं,
हैं, हम न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एटम बम, परमाणु बम में भी हम नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं, न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है साहब? नाभिकीय संलयन कहां होता है? न्यूक्लियर फिजन कहां होता है? तो नाभिकीय संलयन तारों में होता है। किसमें होता है? तारों में। जो तारों में इतनी सारी एनर्जी आती है, इतना सारा प्रकाश, इतना सारा तापमान जो हम देख पाते हैं, वो क्यों देख पाते हैं? क्योंकि तारों में नाभिकीय संलयन होता है, तारों में न्यूक्लियर फिजन होता है। इसका अर्थ क्या है? तो तारों में क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। दो हाइड्रोजन के एटम मिलके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दो हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी के कारण ये तारे इतने प्रकाशवान होते हैं। उसी एनर्जी के कारण हमारी पृथ्वी चलती है, और हमारी पृथ्वी जैसे अगर इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह हैं तो वहीं से चलते हैं। अगर ये नाभिकीय संलयन नहीं होता तो तारों में ऊर्जा नहीं होती, और तारों में ऊर्जा नहीं होती तो किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं होता। समझे इस बात को? तो दोस्त आपको इतना याद रखना है कि विखंडन में क्या होता है। विखंडन में आप दो एटम लाएंगे, ठीक है, सॉरी, विखंडन में क्या होता है, आप एक एटम लेकर के आएंगे और उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो विखंडन आपको दो जगह देखने के लिए मिलेगा। एटम बम, परमाणु बम में विखंडन होता है, और जो नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, उसमें भी विखंडन होता है। दूसरी बात, संलयन में क्या होता है सर? तो संलयन में दो अलग अलग एटम होते हैं साहब। ये दोनों एटम जुड़ करके एक एटम बनाते हैं, दोनों एटम जुड़ करके एक एटम बनाते हैं। इसको संलयन बोलते हैं। कहाँ होता है सर? ये तारों में होता है। तारों में, स्टार्स में ही होता है। वहां पर दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक हीलियम का एटम बनाते हैं, और इसी चीज से हमारी पूरी दुनिया चलती है। आइए इसको एक डायग्राम में समझते हैं, फिर इसकी परिभाषाओं को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये फिजन है, ये विखंडन है। ये एक परमाणु दो अलग अलग परमाणुओं में टूट गया है, ये फिजन हो गया। और फ्यूजन में देखिए, दो अलग अलग परमाणु हैं और एक परमाणु यहां पे बन जाता है। इस तरीके से काम होता है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी हमारे यहां जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, हमारे यहां जो अभी बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। अब तक हमारे पास नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा बनाने की विकसित तकनीक नहीं है। क्लियर? तो इस चीज पर रिसर्च हो रही है, और रिसर्च के लिए मैं आपको यहां पर साइंटिफिक अमेरिकाना का एक आर्टिकल बता रहा हूं, जो कि 24 जुलाई 2019 को आया था। तो उसका हेडिंग है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, ये वर्ड नोट कीजिएगा, फ्यूजन एक्सपेरिमेंट क्लियर्स द माइलस्टोन। तो क्या होना है भैया? द इंटरनल थर्मल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर इज सेट टू लॉन्च ऑपरेशन इन द 2025। तो एक रिसर्च हो रही है कि कैसे हम न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करके, नाभिकीय संलयन का प्रयोग करके हम बहुत बड़ा एक पावर प्लांट बनाएं और वो ऊर्जा जनरेट करे, क्योंकि उसकी ऊर्जा को जनरेट करना आसान होगा और वो ज़्यादा समय तक ऊर्जा देने के लिए काम करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम नाभिकीय संलयन पर रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पावर प्लांट में हम नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा बना सकें। क्लियर? तो इस पे ऊपर रिसर्च चल रही है। 2025 तक ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। इनकी परिभाषाओं की बात करें तो जब एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है तो उसको विखंडन कहते हैं, और परमाणु संयंत्र और परमाणु बम इसी पे काम करते हैं। नाभिकीय संलयन, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। सूर्य और तारों में यह चीज देखने के लिए मिलती है। अब हमें बात करनी है तारों की, अब हमें बात करनी है स्टार्स की। अब तारों के बारे में हम दो भागों में बात करेंगे साहब, दो अलग अलग भागों में बात करेंगे। एक बात आप समझ चुके हैं कि तारों के अंदर ऊर्जा कैसे बनती है, तो तारों के अंदर ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है, न्यूक्लियर
फिजन से बनती है। तो तारों के बारे में 2 पॉइंट हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम सामान्य तथ्य डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरल फैक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, सामान्य तथ्य डिस्कस कर लेंगे तारों के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम इनके निर्माण की प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, निर्माण की प्रक्रिया डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये बनता है, निर्माण की प्रक्रिया को हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे पार्ट में भी हम इसका छोटा सा पार्ट और बना लेंगे, उसमें कुछ अन्य तथ्य हैं, कुछ अदर फैक्ट हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो 3 पार्ट में हमें ये डिस्कस करना है। पहले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सामान्य तथ्य डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में निर्माण की प्रक्रिया डिस्कस करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, अन्य तथ्य डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सामान्य तथ्य, इसके बारे में कुछ जनरल पैटर्न, जैसे कि ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। आपको याद होगा 6वीं क्लास की एनसीईआरटी का पहला अध्याय जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तारे और ग्रह, इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये क्या होते हैं, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये कौन सी लाइट से चमकते हैं, तो ये लाइट यूज करते हैं स्टार्स की। और वहां भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी दुआ मत कीजिएगा कि पृथ्वी अपना खुद का ऊर्जा और प्रकाश बनाने लगे, नहीं तो पृथ्वी उबल के एक आग का गोला हो जाएगी, जैसे सूर्य है। ओके, तो तारों की परिभाषा ही क्या होती है, ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो लगातार स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता रहे। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार दोस्त ये स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा कैसे उत्सर्जित कर रहा है, तो आंसर करेंगे कि तारों में क्या होता है, तो तारों में नाभिकीय संलयन होता है। अब क्लियर है सब कुछ, तारों में क्या होता है दोस्त, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब यह हुआ कि 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बहुत सारा लाइट और बहुत सारी हीट यहां से जनरेट होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि तारों का निर्माण ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघों में परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था। सवाल क्या है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, तो कहा जाता है, मैं अभी आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा कि देखिए, पहले हमने क्या डिस्कस किया, जब बिग बैंग हमने डिस्कस किया था, 1 मिनट में आपका रिवीजन कर रहा हूं, जब हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी, जब हमने महाविस्फोट सिद्धांत की बात की थी, तो हमने क्या देखा था कि महाविस्फोट सिद्धांत के लगभग 3 लाख साल के बाद, लगभग बता रहा हूं अराउंड 3 लाख साल के बाद हमें परमाणु देखने के लिए मिला था, हमें एटम देखने के लिए मिला था, और इस परमाणु में हमें हाइड्रोजन और हीलियम देखने के लिए मिले थे, हाइड्रोजन और हीलियम देखने के लिए मिले थे। बाद में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से टकराने लगे, तो इन्होंने क्या किया, एक बादल बना लिया, एक प्रकार का। ओके, और बादल बन गया, उसमें धूलकण वगैरह आ गए, ये एक दूसरे से टकराने लगे। बाद टकरा क्यों रहे थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण था साहब, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण टकरा रहे थे। जब टकराते गए तो इन्होंने एक शेप बना लिया, और यही चीज क्या बन गई, स्टार बन गई, यही चीज क्या बन गई, स्टार बन गई। तो तारों का निर्माण कहां से होता है, तो तारों की फैक्ट्री क्या होती है साहब, तारों की फैक्ट्री ही वो गैस और वो बादल होते हैं जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम वगैरह होते हैं, उन बादलों से ही तारों का निर्माण होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो तारों का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। तो कैसे होता है, ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघों में जो गैस के बादल होते हैं, उसमें जब परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे से टकराते हैं और बादलों का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन की शुरुआत हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगती है। अगला, इनमें संरचना क्या होती है, तो सामान्यतः, ये सामान्यतः बता रहा हूं, सामान्यतः एक तारे में 70% हाइड्रोजन होती है, जबकि 28% हीलियम होती है और 2% दूसरी गैसें होती हैं। ये सामान्य एक संरचना है। ओके, इसके बाद उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य, ध्रुव तारा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। और सभी तारे ध्रुव तारे के अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं।
यहां पर ये वर्ड याद रखिएगा, हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो दूसरे तारे हैं वो हमको कैसे दिखाई देते हैं, तो वो हमको पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं, वो हमको ईस्ट से वेस्ट दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, वो गति नहीं कर रहे हैं, वो उस दिशा में घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जब पृथ्वी से हम उन तारों को देखते हैं, तो वो हमें पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, वो हमको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट याद रख लीजिए कि तारे क्या होते हैं साहब, तो ऐसे पिंड जिनका लगा स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, इनका निर्माण गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण हुआ है, इनमें नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, और जो ध्रुव तारे को छोड़ दीजिए, क्योंकि ध्रुव तारा स्टेबल रहता है तभी हम उसकी डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं। ओके, यहां तक हमने डिस्कस किया। अब हम इसके आगे बात करेंगे, और अगली बात, चूंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो अगली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अगले लेक्चर में हमें यह समझना है कि आखिरकार तारों का निर्माण कैसे होता है, तो उसको अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि वो आज ही कवर करना था, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम तारों का निर्माण समझेंगे, ब्लैक होल समझेंगे, और फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, और सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आई विश आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें हम छोड़ रहे हो, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, फिर से मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मुख्य परीक्षा की तैयारी MPPSC के लिए मैं करा रहा हूँ, और ट्रस्ट मी दोस्त, बहुत मेहनत से करा रहा हूँ। जितना मैं नोट्स में एफर्ट डाल सकता हूँ, आई एम गिविंग माई 100%। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, MPPSC एंड व्यापम का गोल सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ पर आप मेरा कोड अप्लाई कीजिए SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 में मिलेगा पर कोड अप्लाई करने के बाद, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 7560 रुपये मिलेगा। तो अंतर नहीं है 1 और 2 साल के कोर्सेस में, बस कोड आप याद रखिएगा SG Live, ताकि आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।